नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। श्री राम की अयोध्या ठीक उसी तरह चमक रही है जैसी कल्पना देवलोक की राजधानी अमरावती और स्वर्गलोक के बारे में की जाती है, जैसी कल्पना इक्ष्वाकु नगरी के बारे में की जाती है। आज अयोध्या में परंपरा और आधुनिकता का गजब संगम दिख रहा है। श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कौन कहां बैठेगा ये भी तय हो चुका है। भूमि पूजन के लिए बनाए गए मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की सीट तय है। पिछले 2 हफ्ते से गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास समेत 100 पवित्र नदियों और 1500 स्थानों से जल रामनगरी पहुंच चुका है। करीब 2000 पवित्र स्थानों की मिट्टी लाई गई है। मतलब साफ है कि अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा। हिंदुस्तान की विविधता में एकता के एजेंडे को और मजबूत करेगा। गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए शिलान्यास कार्यक्रम में अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। वो भी रामचरितमानस और राम नामी शॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में देने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी खास सीरीज संपूर्ण अयोध्या में अब तक दिखाया कि वेद पुराणों में जिस अयोध्या का जिक्र है वो इतिहास के किन किन पड़ावों से गुजरते हुए 90 के दशक तक पहुंची। कैसे श्री राम की अयोध्या सियासत का नया रनवे बनी, कैसे कारसेवकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि 6 दिसंबर 1992 के बाद अयोध्या किस राह आगे बढ़ी। बाबरी ढांचा गिरने के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, विवादित स्थल के पास यथास्थिति बहाल रखना। दूसरी, ये तय करना कि क्या मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर था या नहीं। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसे में सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। राव सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए रामलला की सुरक्षा के नाम पर आसपास की करीब 67.7 एकड़ जमीन अक्वायर कर ली। ये अध्यादेश संसद ने 7 जनवरी 1993 को एक कानून के जरिए पारित किया। इसी दौर में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संविधान की धारा 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल रेफर किया। सवाल था, क्या जिस स्थान पर ढांचा खड़ा था वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई हिंदू मंदिर था या हिंदू धार्मिक इमारत थी या नहीं। अयोध्या में विवादित स्थल के आसपास जमीन अधिग्रहण और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सितंबर 1993 में 5 जजों की स्पेशल बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जमीन अधिग्रहण को सही ठहराया, लेकिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर राय देने से मना कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को सौंप दिया। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिर गई, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने 1993 में एक अध्यादेश लाकर 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। बाद में उसको जो है वो चुनौतियां भी दी गई, कई याचिकाओं में चुनौतियां दी, लेकिन कमोबेश केंद्र सरकार का यह जो कदम था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये अधिग्रहण जो है इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। उसमें एक सब सेक्शन जो अयोध्या एक्ट का था उसको ज़रूर उन्होंने नेगेशन ऑफ लॉ माना, यानी कि कानून के खिलाफ माना और उसको जो है वो हटा दिया, लेकिन कुल मिलाकर अधिग्रहण पर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर 6 दिसंबर 1992 को
बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद राम जन्मभूमि थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 197 और 198 पर कार्रवाई जारी थी। एफआईआर नंबर 197 में कार सेवक और एफआईआर नंबर 198 में नामजद थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा समेत कई दूसरे नेता। केस की सुनवाई के लिए पहले ललितपुर में स्पेशल कोर्ट गठित की गई, बाद में यह रायबरेली ट्रांसफर कर दी गई। सभी केस सीबीआई को जांच के लिए दे दिए गए। बाद में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह के बाद बाबरी ढांचे को गिराए जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए लखनऊ में स्पेशल कोर्ट का गठन किया। एफआईआर दर्ज की, इसमें बताया गया है कि डेमोलिशन का जो टाइम था वो सुबह 10 बजे था, दिसंबर 6, 1992 को, और इसमें कई प्रमुख नेताओं को नामजद किया गया। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विष्णुहरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा। अयोध्या से जुड़े कई केस अदालतों में पड़े हुए थे। हर दिन अखबारों में अयोध्या मामले से जुड़ी खबरें सुर्खियां बन रहे थे, तो अयोध्या के नाम पर सियासी तवे को गर्म करने की कोशिशें भी जारी रही। बात 2002 की है। अयोध्या केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की स्पेशल बेंच ने सुनवाई शुरू की। सवाल वही, विवादित स्थल पर किसका अधिकार है? पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए एक ओर अदालत में दांव पेच चल रहा था, दूसरी ओर सियासी तौर पर भी कोशिशें जारी थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएमओ में एक अयोध्या डेस्क का गठन किया और अयोध्या विवाद से जुड़े दोनों पक्षों से बातचीत की जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह को दी गई, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसी दौर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सच्चाई का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को खुदाई देने का निर्देश दिया। एएसआई की खुदाई में पारदर्शिता और दोनों समुदाय की मौजूदगी का पूरा ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा मार्च 2002 में हुई, जब वीएचपी ने अयोध्या में शिलादान कार्यक्रम का आयोजन किया। तब मंदिर आंदोलन के बुजुर्ग नेता रामचंद्र दास परमहंस शिलादान करना चाहते थे। पीएमओ के अफसर शत्रुघ्न सिंह ने इसे खुद रिसीव किया। तब वीएचपी ने कहा कि सरकार की तरफ से शिला को स्वीकार किया जाना, मंदिर निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दिया जाना है। बिहारी वाजपेयी ने तो एक अयोध्या सेल ही पीएमओ में खोल दिया था। फिर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग मौलानाओं से बुला करके वहां पर अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री निवास में भी इस तरह की कई एक्सरसाइज की। अप्रैल 2002 में कांची कामकोटी पीठ के प्रमुख जयेंद्र सरस्वती ने विवाद सुलझाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। इनके बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आरएसएस को इस बात पर एतराज था कि बातचीत में बिना वीएचपी की नुमाइंदगी के कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने वाला है। 10 मार्च 2003 को पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने भी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की पहल का समर्थन किया। फिर से शंकराचार्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं से मिले, लेकिन बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ा। दूसरी ओर अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने खुदाई की, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से जो अभी जो विवादित स्थिति अब जो बदल के राम मंदिर के रूप में हो गई है, जो बाबरी मस्जिद के रूप में थी उसके पहले, उसके नीचे जो खुदाई वगैरह हुई और उस खुदाई में जो आर्टिकल्स निकले, उन पर 2 तरह के दावे आए। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि ध्वस्त ढांचे की दीवारों से 5 फीट लंबी और 2.25 फुट चौड़ी पत्थर की एक शिला मिली, जिस पर 12वीं सदी में संस्कृत में लिखी 20 पंक्तियां
उकेरी गई थी। मलबे से हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां भी बरामद हुई। कई दूसरी चीजें मिली, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों की दलीलों को नई ताकत मिली। तो लोगों ने पहले पुरातत्वविदों पर सवाल उठाए, खुदाई पर सवाल उठाए कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, आधे मुसलमान रखे जाएंगे, ये भी कोशिश की गई। मगर उसके बाद जो सामग्री जो निकल कर आनी थी और जो सारी दुनिया ने देखी, 1-2.5 फुट लंबी शिला थी जिस पर ये लिखा हुआ था संस्कृत में कि ये विष्णु श्रीहरि का मंदिर है, उन्हीं को समर्पित है। कसौटी के खंभों की 50 कतारें बराबर दूरी पर, आधार, ये सारी चीज़ें मिली। और उसके बाद कोई जो जनता जानती थी, जो जमीन में दबा हुआ था, जो ऐतिहासिक सच था, वो दुनिया के सामने आया, वैज्ञानिक तौर पर सामने आया। वक्त का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बात जुलाई 2005 की है। 5 आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जिप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी मारे गए। अयोध्या में विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। जून 2009 में लिब्राहन कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। संसद में जमकर हंगामा हुआ क्योंकि रिपोर्ट में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस धर्मवीर शर्मा, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस SU खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान हैं, वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक हिस्सा रामलला, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया। अयोध्या केस से जुड़े तीनों पक्ष यानी निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तीनों पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जमीन बंटवारे पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अयोध्या की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। न सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मध्यस्थता से, न सियासी पहल से, न संत समाज की पहल से दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदला। प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हिंदुत्व के सबसे चमकदार पोस्टर बॉय। विश्व हिंदू परिषद समेत दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने नए सिरे से रामधुन तेज कर दी। अयोध्या फिर से सुर्खियों में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या केस में तेज सुनवाई का फैसला किया। 40 दिनों तक इस केस से जुड़े पक्षों ने अपनी दलील रखी। 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोध्या केस में फैसला सुना दिया। करीब 1500 वर्ग गज जमीन के मालिकाना हक के लिए लंबी लड़ाई जारी थी। अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में था। धर्म, इतिहास, आस्था और राजनीति के घाल मेल ने अयोध्या झगड़े को बहुत उलझा दिया था। कई बार अदालत के बाहर यानी मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस को सुलझाने की कोशिशें की गई, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। दूसरी ओर साधु संत मांग करने लगे कि मोदी सरकार संसद में अध्यादेश लाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करे। वहीं मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ था। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की कोशिश की। 3 मध्यस्थों वाले पैनल का गठन कर दिया। मध्यस्थता पैनल को 8 हफ्ते का वक्त दिया गया।
लेकिन जब बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई का फैसला किया। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। इस दौरान सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। 40 दिन तक सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ जब अयोध्या विवाद का फैसला लिख रही थी, उसके सामने चंद सवाल थे। विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर किसका मालिकाना हक है? क्या विवादित जमीन पर मुस्लिम पक्षकारों का दावा पुख्ता है या फिर विवादित जमीन पर हिंदू पक्षकारों का मालिकाना हक है? सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई जमीन पर मालिकाना हक को लेकर थी। विवादित जमीन पर मालिकाना हक उसी को मिलता जिसके पास विवादित जमीन पर कब्जा साबित होता। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ था। 3 गुंबदों वाली आकृति यानी बाबरी मस्जिद के अहाते पर मुस्लिमों का अधिकार था, जबकि इस अहाते से बाहर बने राम चबूतरे, सीता रसोई और दूसरे हिस्से पर हिंदुओं का जमीन का ये पूरा हिस्सा 2.77 एकड़ का था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित जगह के बाहरी हिस्से पर हिंदू पक्ष का निर्विवाद कब्जा था। अंदरूनी भाग जिसमें बाबरी मस्जिद बनी थी, उसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष में विवाद था। आखिरकार सबूतों, गवाहों, ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को विवादित जमीन का मालिकाना हक सौंप दिया। मुस्लिम पक्षकार ये साबित करने में असफल रहे कि विवादित ढांचे पर उनका मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुना दिया। उन्होंने माना है कि इसमें मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था। तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहाँ तो होगी। 1934 के डॉक्यूमेंट भी माने उन्होंने। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। अयोध्या केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने साफ कहा कि 1949 में विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति रखा जाना गलत और अपवित्र काम था। इसी तरह 1992 में बाबरी ढांचे को ढहाया जाना सीधे सीधे कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट से हिंदुस्तान का सबसे उलझा मामला सुलझ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया, वहीं मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला हुआ। केंद्र की मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय डेडलाइन के हिसाब से राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। यूपी की सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार ने अयोध्या पर खास तौर से ध्यान देना शुरू कर दिया था। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि इसे किसी की हार या जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। राम मंदिर के बाद अब नई पीढ़ी राष्ट्र निर्माण करे। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा
कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार से 3 महीने के भीतर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। तब देश भर में यही सवाल उठ रहा था कि अयोध्या में बनने वाला भव्य दिव्य राम मंदिर कैसा होगा। राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट में किसे जगह मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। केंद्र सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का तय समय पर गठन कर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। अयोध्या को चमकाने दमकाने के लिए ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। कलयुग में अयोध्या का त्रेता युग वाला वैभव लौटाने के लिए तूफानी रफ्तार से काम शुरू हुआ। सरयू के घाट को इस तरह से सजाने संवारने का काम शुरू हुआ जैसे अयोध्या में बदलाव के कई रंग देखने वाली सरयू के घाटों के स्वर्ण युग शुरू हो रहे हों। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय समय है और ऐसा समय जिसके की मैं कल्पना कर रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में श्री राम मंदिर का निर्माण देख सकूंगा, वो पूरा होने जा रहा है। इसलिए मुझे इससे बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है और लगता है कि मैं जिंदगी की एक बहुत बड़ी मंजिल पाई है। इस बीच राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का मॉडल फाइनल कर दिया। शिलान्यास की तारीख भी तय हो गई। कोरोना काल में शिलान्यास कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों की लिस्ट फाइनल हो गई। इसमें से एक विवादित जमीन केस में पक्षकार इकबाल अंसारी भी है। अयोध्या में जो है ये निमंत्रण हमको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने के बाद में दिया गया, जब फैसला हमने मान लिया। अब हमारा कोई विवाद रह नहीं गया। जो कुछ करना था सरकार ने पूरी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। 9 नवंबर को कर दिया। 9 नवंबर बीत चुका है। अब हमारा कोई विवाद है नहीं। जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान कर लिया, विवाद खत्म हो गया। इकबाल अंसारी का कहना है कि श्री राम की यही इच्छा थी। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास मेहमानों का अयोध्या पहुंचना जारी है, तो पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है, जहां श्री राम पैदा हुए, जो कभी इक्ष्वाकु नगरी के नाम से जानी जाती थी, जहां के वैभव की तुलना देवलोक से होती थी, जहां की शासन व्यवस्था को दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था माना जाता है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर कुछ साल बाद दुनिया के सामने होगा। श्री राम की अयोध्या का त्रेता युग वाला वैभव लौटाने का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों को भव्य दिव्य राम मंदिर के बाद अब उस राम राज्य का इंतजार है जिसका वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में किया गया है। ऐसी व्यवस्था का इंतजार है जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी किसी तरह का दैविक और भौतिक परेशानियां न हो, जिसमें सब अपने कर्म को धर्म समझते हुए आपस में प्रेम भाव से रहें। संपूर्ण अयोध्या में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।